चलो देखो, तो आज की क्लास में अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है डेप्रीसिएशन। तो सबसे पहले डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है समझना। मान लो आपकी कोई एसेट है, एसेट मतलब फर्नीचर, ठीक है। एसेट मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूं, फर्नीचर। इसको आपने 2022 में 50,000 का खरीदा था। कितने का खरीदा था? 50,000 का, 2022 में। और आज की डेट अगर मैं बोलूं तो 2025 आ गया है। तो 2025 में इसकी वैल्यू 50,000 रहेगी कि बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। मान लो इसकी वैल्यू आज के डेट में 20,000 रुपए हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल जिस टेबल के ऊपर आप लोग बैठे हो, ये एक सेट मेरे को 5,000 रुपए का पड़ा था जब मैं नया खरीदा था, तब 2022 की बात है। अब 2025 आ गया है, तो 2025 में इसकी वैल्यू 5,000 रहेगी कि कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जो ये वैल्यू में कमी आ गई ना, कितने रुपए की कमी आ गई? 30,000 रुपए की कमी आ गई। इसी कमी को हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। इसी कमी, ये जो वैल्यू में कम हो गया, किसी एसेट की वैल्यू में कमी हो गई, उसी रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट को हम क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। डेप्रीशिएट हो जाना। आगे बात समझ में? डिप्रेशन नहीं है ना, डेप्रीसिएशन है। कुछ बच्चे लोग डिप्रेशन वर्ड यूज करते, डेप्रीसिएशन। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं आप लोगों से कुछ चीज पूछूंगा, मेरे को बताना। ये एसेट की वैल्यू, मान लो ये फर्नीचर की वैल्यू कम क्यों हुई होगी? कारण क्या कम होने का? ठीक है, 3 साल में इसका यूज हुआ होगा, पुरानी हो गई एसेट, और क्या हो गया होगा? कुछ टूट फूट हो गया होगा। ठीक है, जैसे पीछे वाला टेबल देखोगे, एक तो स्क्रू निकल गया उसका, इसका यहाँ पे एक तो पपड़ी निकल गया है, मतलब टूट फूट हो गया। वियर एंड टीयर बोल सकते हैं उसको, एक वर्ड। और बताओ, सब बढ़िया मत बोलना, और बताओ, मतलब और कुछ कारण जिसके कारण इस एसेट की वैल्यू में कमी आ गई होगी। हाँ, उसने बोला इस पुराना, जब मैं 2022 में लिया था ना, तो उस समय पुराने डिजाइन के फर्नीचर आ रहे थे। अब आपके आज के समय में देखोगे नए टाइप के फर्नीचर आ रहे। लोग अब ऐसे फर्नीचर को लेना पसंद नहीं कर रहे, नए टाइप के फर्नीचर के ऊपर ज्यादा जा रहे। समझे मेरी बात? मतलब कुछ भी कारण हो जिसके कारण से एसेट की वैल्यू में अगर कमी हो रही है, तो उसी कम होने वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रीसिएशन मींस, लिखना मत अभी, डेप्रीसिएशन मींस reduction in value of assets due to पहला यूज ऑफ एसेट, दूसरा पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम का मतलब भी होता है, मालूम है? नया का नया सील पैक पड़ा भी रहेगा। मोबाइल खरीद के लाओ, नया का नया सील पैक रख दो, ला के अलमारी में रख दो 3 साल के लिए, यूज मत करो, तो स्क्रैच भी नहीं आया रहेगा, तो उसकी वैल्यू उतनी रहेगी कि कम हो जाएगी? क्यों? एक समय गुजर गया उसके ऊपर से, है ना। शोरूम में से गाड़ी खरीदो, शोरूम से गाड़ी निकालते साथ वो गाड़ी की वैल्यू 5,000 रुपए गिर जाती है, मालूम है आप लोगों को? तो बहुत सारे कारण होते हैं जिसके वजह से एसेट की वैल्यू में कमी आ जाती है। तो मैंने एक कारण क्या लिखा? एसेट का यूज होना। दूसरा पैसेज ऑफ टाइम, मतलब उसके ऊपर से एक समय गुजर जाना। तीसरा वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर मतलब उसमें कुछ टूट फूट हो जाना। उसके बाद एक वर्ड लिख रहा हूं, ऑब्सोलिसेंस। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? ऑब्सोलिसेंस। OBSOLECENCE। स्पेलिंग में थोड़ा कुछ गड़बड़ हो सकता है,
ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस मतलब नई टेक्नोलॉजी आने के कारण पुरानी टेक्नोलॉजी आउटडेट हो जाना। समझे मेरी बात को? जैसे पहले 4G मोबाइल आते थे, पता है 4G मोबाइल। अब जैसे ही 4G मोबाइल आप लोग खरीदे, उसके बाद जैसे ही 5G मोबाइल आ गया मार्केट में, तो ऑटोमेटिक 4G मोबाइल की मार्केट में वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। क्लियर है मेरी बात? तो ऐसे कुछ कारण है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एसेट की वैल्यू में क्या हो रही है? कमी हो रही है। उसको बोलते हैं हम डेप्रीसिएशन। तो यहां पर एसेट जो होता है ना भाई, एसेट्स, अब आप लोग तो पढ़े हो बचपन से, एसेट्स का मतलब क्या होता है? बहुत प्रकार के एसेट्स होते हैं। तो कुछ ऐसी एसेट होती है जिन पर डेप्रीसिएशन नहीं भी लगता है, जैसे लैंड। क्या जमीन की वैल्यू कम होती है कि बढ़ती है? उसको एप्रिशिएबल एसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्रिशिएबल एसेट। ऐसी एसेट जिसकी वैल्यू बढ़ती है तो उसको डेप्रीसिएशन नहीं लगता। उसमें डेप्रीसिएशन लगता है ना केवल और केवल किस पर लगता है मालूम है? फिक्स्ड एसेट्स पर लगता है। किस पर लगता है? फिक्स्ड एसेट। जैसे आपके शॉप में कैश पड़ा है, कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड आपका एसेट है कि नहीं है? कैश एसेट है कि नहीं है? बैलेंस शीट बनाते हो तो कैश कहां लिखते हो? एसेट साइड में लिखते हो कि नहीं? तो क्या कैश में डेप्रीसिएशन लगता है क्या? नहीं लगता। स्टॉक पड़े रहेगा आपके बिजनेस में, तो स्टॉक में डेप्रीसिएशन लगेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कौन से नेचर के एसेट है? करेंट एसेट है वो सब। और हम अभी बात किसकी कर रहे हैं? फिक्स्ड एसेट की। डेप्रीसिएशन केवल और केवल किसके ऊपर लगता है? फिक्स्ड एसेट पर। और दूसरा दूसरा टेंजिबल एसेट्स पर। किस पर? टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट मतलब गुडविल भी तो एसेट होता है हमारे बिजनेस का, गुडविल। तो गुडविल कैसा एसेट है? इनटेंजिबल एसेट है। तो गुडविल के ऊपर डेप्रीसिएशन नहीं लगता। उसके ऊपर ऐसे फिक्स्ड एसेट जो हमारे टेंजिबल नेचर के, उसके ऊपर क्या लगता है? डेप्रीसिएशन लगता है। ये समझ में आई कि नहीं बात इतनी? ये एकदम बेसिक बात बता रहा था, मीनिंग क्या होता है डेप्रीसिएशन में। हमको इस चैप्टर में डेप्रीसिएशन की अकाउंटिंग सीखनी है, कैसे उसकी अकाउंटिंग करते हैं। तो इस चैप्टर को मैं अपने समझने के लिए, अब बुक में वो चीज नहीं दिखेगी आप लोगों को, लेकिन मैं इस चैप्टर को अपने समझने के लिए दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं। दो कैटेगरी में डिवाइड। एक है कैलकुलेशन पार्ट, और एक है अकाउंटिंग पार्ट। इस चैप्टर को मैंने दो कैटेगरी में बांट दिया। पहला कौन सा पार्ट है? कैलकुलेशन पार्ट। दूसरा अकाउंटिंग पार्ट। अगर आपका कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रांग है तो अकाउंटिंग पार्ट हलवा है। और मैं डायरेक्ट अकाउंटिंग स्टार्ट कर दूंगा और कैलकुलेशन आप जानते नहीं हो तो अकाउंटिंग में आप है ना फंस जाओगे। अरे कहां क्या एंट्री कर रहे हैं, कहां से कौन सी अमाउंट आ रही है, कुछ पता नहीं चलेगा। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे हमारे स्कूल में कराए तो कोई भी टीचर गलत नहीं पढ़ा रहा है, सब सही पढ़ा रहे हैं। बात ये कि सिस्टमेटिक ढंग से नहीं होने के कारण आपको चीज समझ में नहीं आ रही। पढ़ा रहे, सही पढ़ा रहे, सब पढ़ा रहे अच्छे से, लेकिन सिस्टमेटिक नहीं होने के कारण वो चीजें दिमाग में नहीं जा रही है। तो इसलिए उस चीज को सिस्टमेटिक बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक है कैलकुलेशन पार्ट और दूसरा क्या है? अकाउंटिंग पार्ट। तो हम पहले हमारा पूरा जो ताकत लगाएंगे किसके ऊपर लगाएंगे? कैलकुलेशन पार्ट। ये अगर आपका स्ट्रांग है तो अकाउंटिंग पार्ट ज्यादा डिफिकल्ट तो है ही नहीं है चैप्टर, पहली बात, वो आपको टेंशन नहीं देगा। ठीक है, चलो। तो कैलकुलेशन पार्ट में अगर आऊं तो डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन करने के दो मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? दो मेथड। टू मेथड्स। पहला मेथड होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। पहला मेथड क्या होता है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। कुछ कुछ नाम नए सीखने और देखने को मिलेंगे आप लोगों को, टेंशन मत लेना, समय के साथ साथ आप लोगों के दिमाग में नाम फिट हो जाएंगे। और दूसरा होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। दो मेथड होते हैं डेप्रीसिएशन के, एक होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और दूसरा होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और भी मेथड होते हैं डेप्रीसिएशन के,
कैलकुलेशन करने के। लेकिन आप लोग अभी क्लास 11th में हो, इसलिए ये दोनों ही मेथड आपके सिलेबस में, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है अपने को, ठीक है। और भी मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन के। तो कैलकुलेशन पार्ट और अकाउंटिंग पार्ट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इस चैप्टर को। तो कैलकुलेशन पार्ट में अगर आऊं तो कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और दूसरा क्या होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आप लोग बचपन में कभी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर पढ़े हो क्या, कभी ना कभी, कि नहीं पढ़े हो? मैथ्स में कभी ना कभी आया होगा, 6th 7th 8th 9th, कभी ना कभी तो आया होगा। क्या डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में? चलो नहीं भी याद है छोड़ दो, अति का टेंशन आ गया होगा सर कहां मैथ्स में लेके चले गए वापस। नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो ध्यान से। ये दोनों मेथड के बीच में डिफरेंस समझने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल करा रहा हूं। मैं अपनी जो भी बात समझाना चाहूंगा ना, एक एग्जांपल रखूंगा, उससे अपन समझेंगे सारी चीजों को। एग्जांपल नंबर 1, मशीन परचेज्ड ₹1,00,000। एक मशीन खरीदे, कितने की? 1,00,000 रुपए की। डेट ऑफ परचेस, कब खरीदे हैं? 1 अप्रैल 2020 को। कब खरीदे? 1 अप्रैल 2020 को। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। पीए मतलब क्या है? पर एनम। ये तीन इंफॉर्मेशन मैंने रखी, क्या क्या? मशीन खरीदे, कितने की खरीदे? 1,00,000 की। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? 10% पर एनम। और डेट ऑफ परचेज क्या है? 1 अप्रैल 2020। फ्रॉम द above information calculate depreciation for all the years up to 31st of March 2025 and written down value of asset of machine as on 1/4/2025। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। देखो अभी हमें ना अकाउंटिंग, मैं क्या बोला, अगर इस चैप्टर के बारे में आप लोग पहले से कुछ जानते हो तो उसको आप लोग डिलीट कर दो, साइड में रखो। अभी जो मैं करा रहा हूं एकदम बेसिक से उठा रहा हूं, तो पूरा फोकस इसके ऊपर रहना चाहिए। अभी कुछ नहीं आता है आप लोगों को, बस ध्यान से सुनो। अभी तक मैंने सिर्फ डेप्रिसिएशन की मीनिंग लिखवाया हूं आप लोगों को। इस चैप्टर को दो कैटेगरी में बांटा है मैंने, वो बताया। और बताया डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड का नाम क्या होता है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और दूसरे का नाम क्या होता है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, है ना। अब अपन अपनी चीजों को समझेंगे एक एग्जांपल के साथ। कंसीडरिंग बोथ द मेथड, मतलब हमको दोनों मेथड अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब मैं एक ही क्वेश्चन को दो बार सॉल्व करूंगा, एक कौन से मेथड से? एफआईएम से, और दूसरा डब्ल्यूडीवी से। चलो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कौन से मेथड की? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। सबसे पहले 1/4/2020 हमने क्या किया? मशीन परचेस की। कितने की मशीन खरीदे? 1,00,000 रुपए की खरीदे। डेप्रिसिएशन कभी भी लगता है ना तो साल के आखिरी में लगता है। तो हम 1/4/2020 को खरीदे तो इसका एक साल पूरा कब हो रहा होगा? 31 मार्च 2021 को। सीजी बोर्ड वाले ध्यान देना कि यहां पर है ना, जो सीबीएसई वाले बच्चे होते हैं ना, उनके में फाइनेंशियल ईयर लेके चलते हैं। क्या लेके चलता है?
फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च। सीजी बोर्ड वाले ध्यान रखना कि यहां पर कभी कभी क्या करता है मालूम है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर चला देता है, तो डेट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सीबीएसई वालों को टेंशन नहीं है, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही काम करना है अपने को, अप्रैल से मार्च। लेकिन सीजी बोर्ड वाले में कभी अप्रैल से मार्च भी ले लेता है और कभी जनवरी से दिसंबर भी ले लेता है, वो क्वेश्चन देख के पता चल जाता है। ठीक है, तो ईयर का ध्यान देना, क्योंकि अगर कैलेंडर ईयर आ गया और आप फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से काम कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा कैलकुलेशन में। तो अभी फिलहाल वो वाला मुद्दा नहीं है, अभी सिर्फ इधर देखो। 1/4/2020 को हमने एक मशीन खरीदी, कितने की खरीदी, कितने की खरीदी, 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी। ठीक है, अब इसका 1 साल पूरा कब हो रहा है भाई, 2021। यहां पर क्या लगाएंगे, डेप्रीसिएशन। कितना लगेगा, 10%, मतलब 10% डेप्रीसिएशन, मतलब उसकी 10% वैल्यू कम हो जा रही है। तो सीधा लिखो 10, 1 लाख का कितना परसेंट, 10%, कितना आएगा। अब कितनी वैल्यू बची, 90,000। 90,000 जो वैल्यू बची ना, इसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, अब आप समझना ध्यान से, यहां पर मैं लिखा हूं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और यहां पर लिखा हूं मैं रिटर्न डाउन वैल्यू, दोनों अलग अलग चीज है, रिलेट मत कर देना दोनों को। एसेट की जो कॉस्ट थी, ये जो है ना परचेस की है ना, परचेस, ये इसकी क्या है, कॉस्ट है, कॉस्ट। कॉस्ट मतलब जितने में हमने खरीदा। जब एसेट की कॉस्ट में से डेप्रीसिएशन माइनस कर देते हैं तो जो बची हुई वैल्यू रहती है ना, बची हुई वैल्यू 90,000 जो आई है, उसको बोलेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू। इसका एक नाम और होता है बुक वैल्यू भी बोलते हैं इसको। आ गई बात समझ में, इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू, शॉर्ट फॉर्म में WDV भी बोलते हैं। और इसके सामने डेट क्या लिखूं भाई मैं, नया साल लग गया, नया साल लग गया। पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस मतलब अगले साल का क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है। तो ये डेप्रीसिएशन लगने के बाद जो वैल्यू बची 90,000, ये अगले साल के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। हमको कब तक चलना है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, कब तक चलना है, 25 तक। चलो चलते जाओ। फिर क्या लगा दे, डेप्रीसिएशन सेम। हाँ भाई, मैं गलती से 25 लिख दिया, देख ही रहा था आप लोग कितने अलर्ट हो। यहां पर कितना आएगा, रिटर्न डाउन वैल्यू। अब एक कौन सी डेट लिखो, 1/4/2022। यहां तक किसी को कोई डाउट है, बस ऐसे करते करते 25 तक अपने को चलना है। 31/3/2000 क्या लिखूं, 23। $70,000। 1/4/2023, 31/3/2024। फिर लगा दो डेप्रीसिएशन। कितना बचा, 60,000। इसको क्या बोलूंगा मैं, WDV लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। मेरे को लिखने में ना कंजूसी नहीं समझ में आती। 50,000। 1/4/2025, यही तो पूछा गया हमारे से, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ो ना, क्या लिखा है क्वेश्चन में,
फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर ऑल द ईयर्स अप टू 31 मार्च 2025। तो देखो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना कितना है भाई, 10,000 आया है, हर साल 10,000 आया है। और आगे पूछा क्या है, एंड डब्ल्यू ऑफ मशीन, मशीन की क्या निकालनी है आपको, डब्ल्यू निकालनी है, रिटर्न डाउन वैल्यू। कौन से डेट की, 1/4/2025 की। तो 1/4/2025 की इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आ रही है, 50,000। मतलब जब हम खरीदे थे ना 2020 में उस मशीन को, तब कितने की थी हमारे लिए, कॉस्ट कितनी थी उसकी, 1 लाख। लेकिन अब धीरे 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 उसकी वैल्यू कम होते गई, तो अब उसकी वैल्यू कितनी बच गई है, 50,000 बच गई। तो जो बची हुई वैल्यू होती है ना उसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। और एक डेट के हिसाब से बात करूं, अगर मैं पूछूंगा 1/4/2023 की डब्ल्यू कितनी थी, तो आप क्या बोलोगे, 1/4/2023 की डब्ल्यू कितनी थी, तो 70। 1/4/25 की डब्ल्यू कितनी थी, तो 50। यहां तक किसी को कोई तकलीफ। अब इसी को ही हम कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट मेथड का नाम क्या है भाई, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब आप खुद ऑब्जर्व करना क्या डिफरेंस है दोनों में, है ना। सबसे पहले डेट, वही, मेरे को कोई हड़बड़ी नहीं है पढ़ाने की, समझ में आना बड़ी बात है। क्या नहीं, अगर मेरे को कॉपी करना रहता ना तो मेरे पास पुराना नोट्स भी रखा है, मैं दिखा के पढ़ा बस देता। लाऊं उसको, देखो, वो फील नहीं आता रे पागल। 1 लाख रुपए इसकी कॉस्ट है, 31/3/2021। डेप्रीसिएशन कितना लगेगा भाई, 1 लाख का कितना परसेंट, कितना आएगा, यहां तक कोई डिफरेंस, 1/4/2000 क्या आएगा, 21। इसको क्या बोलेंगे अपन, अब डब्ल्यू लिख दू ना, 31/3/2022। डेप्रीसिएशन मेथड का नाम क्या है भाई, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो यहां पर डेप्रीसिएशन अब 1 लाख के ऊपर नहीं लगेगा, किसके ऊपर लगेगा, 90,000 के ऊपर लगेगा। किसके ऊपर लगेगा, 90,000 के ऊपर लगेगा। ये फर्क है दोनों में। तो यहां कितना आएगा, 9,000। यहां से ट्रेन अपनी पटरी चेंज कर लेती है। तो कितना आएगा बोलो, 81,000। 1/4/2022। डेट का ध्यान रखना ना, गलती मत हो जाए मेरे से। 31/3/2023। क्या लिखूं मैं, डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन जो निकालेंगे ना वो किसके ऊपर निकालेंगे, तो यहां पर आएगा 8100, तो यहां पर आएगा 72,900। 1/4/2023। क्लियर है। आगे 31/3/2024। डेप्रीसिएशन अब लगेगा किसके ऊपर, 72,900 का 10%, एक जीरो कम कर दो, 72। तो ये कितना आएगा, 6 करके कुछ आएगा, बताओ तो। करो ना कैलकुलेट, करो ना भाई, जल्दी बताओ कितना आ रहा है। मैं करूं क्या कैलकुलेट, एक मिनट रुक जाओ।
72900 का 10% होता है 7290, 65610 आएगा। ठीक है, 31/3/2000 क्या लिखूं, 25। 65610 का कितना परसेंट, 10%। 6561 59049 पक्का। ये आ जाएगा WDV 1/4/2025। ये दोनों मेथड में डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? हाँ, इसमें डेप्रिसिएशन का देखोगे ना, 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000। तो इसमें मैं अगर एक ग्राफ बनाऊं, ग्राफ, तो यहां पर अगर देखोगे ना तो एक स्ट्रेट लाइन बन के निकलती जहां पे हर बार 10,000 लगेगा। तो इसलिए इस मेथड को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते ही छे। ग्राफ में जब इस चीज को प्लॉट करोगे ना तो एक स्ट्रेट लाइन बन के निकलती है, इसलिए इसका नाम स्ट्रेट लाइन मेथड भी है। इसका और कौन सा नाम है, स्ट्रेट लाइन मेथड। ये आपकी y एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस, x एक्सिस, ये हो गया 0, एक स्ट्रेट लाइन बन के निकलेगी, इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड। मतलब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का दूसरा नाम एक और होता है, उसका नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का तीसरा नाम सुनो अब क्या है। हर बार डेप्रिसिएशन हमने जो कैलकुलेट किया है किस पर किया है, हर बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किए किसके ऊपर किए, एसेट की कॉस्ट पे, इसलिए इसका नाम है कॉस्ट प्राइस मेथड। इसका तीसरा नाम क्या है, कॉस्ट प्राइस मेथड। देखो नाम याद करना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट, कोई भी नाम रखा जाता है ना तो उसको कुछ सोच समझ के रखा जाता है। तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के 3 नाम, एक तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, दूसरा स्ट्रेट लाइन मेथड, तीसरा कॉस्ट प्राइस मेथड। कॉस्ट प्राइस को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में आ जाओ। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जब मैं इस चीज को ग्राफ में प्लॉट करूंगा, तो एक ऐसी लाइन बन के निकलेगी कि नहीं निकलेगी, मतलब डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या हो रही है, कम होते जा रही। चेक कर लो, पहले साल में कितना लगा था डेप्शन, 10,000 9,000 8,000 100 7,000 ऐसे करके। तो यहां पर एक ऐसी लाइन बन के निकलेगी, इसका इसलिए नाम होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसका दूसरा नाम क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो मैं लिख दूं यहां पे नाम, इसका पहला नाम होता है दूसरा कॉस्ट प्राइस मेथड, और इधर के और दूसरे नाम क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एक और मेथड होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और एक नाम तो आप लोग को बता ही दिया हूं, कौन सा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसका नाम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्यों है, क्योंकि यहां पर डेप्रिसिएशन जो हमेशा लगाया जा रहा है किस पर लगाया जा रहा है, WDV पर लगाया जा रहा है, रिटर्न डाउन वैल्यू पर लगाया जा रहा है, इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। समझ में आई बात। चलो अब मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल पूछ रहा हूं आप लोगों से। अतिका को टेंशन हो गया तुरंत, नहीं ऐसे मजाक करता हूं। कौन से मेथड में एसेट की वैल्यू एक टाइम के बाद 0 हो जाएगी, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद है ना। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। लेकिन वो वाले मेथड में एसेट की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, कभी भी। ठीक है, कौन से मेथड की बात कर रहा हूं मैं,
इन दिस मेथड after some period value of asset becomes zero. Note, in this method value of asset never becomes जीरो। यहां तक समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट एग्जांपल। नहीं भाई, क्वेश्चन में कभी 10% देगा, कभी 12%, कभी 15%, जो क्वेश्चन की मर्जी आए। ठीक है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आपकी क्लास में हो गया क्या चैप्टर? इसीलिए सवाल आ रहा है। हाँ, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लें अब। एग्जांपल नंबर 2। मशीन परचेज्ड ₹50,000। कितने की खरीदे मशीन? 50,000 की। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, अच्छा पहले डेट ऑफ परचेस लिख लेते हैं। एक जुलाई 2023। कब खरीदे? 1 जुलाई 2023 को खरीदे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? 12% पर एनम। बस यहां पर है ना, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट मैं सेम रख रहा हूं। हो, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सेम है। देखो, डेप्रिसिएशन की जब अकाउंटिंग होती है ना, तो ईयर बाय ईयर चलते हैं। क्या हो गया भाई? डेप्रिसिएशन की जब अकाउंटिंग होती है तो हम क्या करते हैं? ईयर बाय ईयर चलते हैं। तो जिस साल में हमने एसेट को खरीदा उसको बोलते हैं ईयर ऑफ परचेस या फिर परचेस ईयर। जिस साल में हम एसेट को खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ईयर ऑफ परचेस या फिर परचेस ईयर। ठीक है। तो आप अगर देखोगे, एक डायग्राम बना रहा हूं मैं। हमको कब तक का कैलकुलेशन करना है? 2025 तक का कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप लोगों को अगर चैप्टर आता है तो जा सकते हो भाई आराम से घर। कौन से साल में खरीदा है भाई? 2023। तो 2023, 2024, 2025। रुको एक मिनट, एक साथ 2023 लिखा हो ना, इसको मैं 22 कर रहा हूं ना। बाईस, 23, 24 और 25। सुनो मेरी बात, ये जो ईयर है ये कौन सा है? परचेस ईयर है। इस साल में हमने क्या करा है? एसेट को खरीदा है। कौन सी डेट में खरीदा है? 1/7/2023 को खरीदा है। हाँ सॉरी, 22 को खरीदा है, मैंने बाद में डेट चेंज कर दिया था। 1/7/2022 को खरीदा है। तो अभी इस वाले ईयर की बात करो, 2022-23 में ये एसेट को हमने 1/7/2022 को खरीदा। तो क्या ये एसेट हमारे पास इस समय में थी क्या?
इस समय में नहीं थी। एसेट हमारे पास कब से आई? 1/7/2022 से आई और आने वाले समय में रहेगी हमारे पास। तो हमारा डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा? यहां से लेकर डेप्रिसिएशन कहां से कहां तक का लगेगा? क्या हो गया? अरे हो क्यों नहीं रहा? एक मिनट रुको ना। हमारे पास एसेट इस पीरियड में थी तो डेप्रिसिएशन कितने का लगेगा? परचेस ईयर में डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा? 9 महीने का। उसके बाद वाले जो साल होते हैं ना उसको इंटरमीडिएट ईयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट ईयर्स। तो यहां पर एसेट हमारे पास पूरे कितने महीने के लिए थी? 12 महीने के लिए थी, तो यहाँ पे पूरे 12 महीने का लगेगा। यहाँ पूरे कितने महीने का लगेगा? तो ये हमारे लिए कौन सा साल होता है? इंटरमीडिएट ईयर्स होते हैं। बेचा कहां हूं मैं? इंटरमीडिएट ईयर्स। समझ में आ गई बात? अब इसकी अपन कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे दिखाएंगे? फर्स्ट ईयर में आप लगाओगे 9 महीने का डेप्रिसिएशन, उसके बाद वाले सालों में लगाएगा पूरे 12-12 महीने का डेप्रिसिएशन। और ये दोनों मेथड से बनाना है अपने को, फिक्स्ड से भी बनाना है, डब्ल्यूडीवी से भी बनाना है। 12%, ठीक है, 12%। मोबाइल रख दो तो आप। चलो बनाओ। कौन सा मेथड है ये? डब्ल्यूडीवी मेथड। एक एक डेट क्या लिखो? 1/7/2022। कॉस्ट कितने की खरीदे थे? 50,000। 31/3/2023। क्या लगाएंगे इसमें? डेप्रीसिएशन। कितना परसेंट? तो कैसे लिखेंगे? 50,000 इंटू 9/100, सॉरी, इंटू 12/100 इंटू 9/12। जुलाई से मार्च काउंट करोगे ना तो कितना होता है? 50,000 इंटू 12% होते 6,000 इंटू कितना आएगा? 4500। कितना आएगा? 50,000 में 4500 माइनस करोगे तो 45,500 आएगा। अब इसको मैं क्या बोलूंगा? डब्ल्यूडीवी। कौन से डेट की? 1/4/2023। 31/3/2024। डेप्रीसिएशन कितना लगेगा? 50,000 का 12%। अब 9/12 मत करना आप। 5,000 नहीं, सॉरी, 6,000 आएगा। तो ये कितना आएगा? 45,500 माइनस 6,000, 39,500। डब्ल्यूडीवी 1/4/2024। 31/3/2025। फिर डेप्शन लगा दो। 50,000 का 12%, 6,000, कितना आ जाएगा? 33,000। 1/4/2025। बोल दो समझ में नहीं आया? आ गया समझ में? अगर आप यहां पर ध्यान नहीं दोगे ना तो एक एक चीज एक्यूमुलेट हो रही है, मतलब इकट्ठा हो रही है। फर्स्ट वाला भाई आपने कब खरीदा था? मैं जब ये बता रहा था तब आप क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे।
ये जो साल होता है ना, इसको बोलते हैं हम परचेस ईयर। तो परचेस ईयर में जिस दिन एसेट हमारे पास आती है, उससे आने वाले समय 31 मार्च तक हमको डेप्रिसिएशन लेना रहता है। तो डेट क्या थी जिस दिन खरीदे थे? 1 जुलाई थी। और हमारा ईयर एंडिंग क्या होता है? 31 मार्च। इस बीच में कितना समय होता है? 9 महीना। अगर अक्टूबर में खरीदे रहता तो कितना लेते? 6 महीना लेते। तो हम इसके हिसाब से 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो हम जब डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन किए तो यहां पे 12% लिखा है, 12%, और बाजू में क्या लिखा है? पर एनम, मतलब ये 12 महीने का डेप्रिसिएशन निकलेगा इससे। और आपको कितने महीने का निकालना है? 9 महीने का निकालना है। तो डेप्रिसिएशन आपने निकाला 50,000 का 12%, तो इतने से अगर कैलकुलेट करोगे तो 12 महीने का आ जाएगा। फिर इसको 9/12 करोगे तो 9 महीने का आ जाए। क्लियर है? फिर उसके बाद वाले जो ईयर होते हैं ना, बाद वाले ईयर, उसको इंटरमीडिएट ईयर्स बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट ईयर्स में हमेशा 12-12 महीने का डेप्रिसिएशन लग के चलता है। ठीक है? एक साल को खरीदा था तो 15 साल को खरीदता तो कैसे कर? 15 साल को खरीदता ना, तो डे हिसाब से भी लगता है डेप्रिसिएशन, लेकिन आपके पेपर में ऐसा सवाल नहीं आएगा। वहां पर 1 तारीख या 30 तारीख यही लेके चलेगा, है ना? ऐसे बीच का कोई डेट नहीं देगा। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो डेट हिसाब से करते हैं। हाँ भाई, हाँ, उस महीने को काउंट नहीं करेंगे। चलो 1/7/2022 परचेस, इसकी कॉस्ट कितनी थी? 50,000। 31/3/2023 डेप्रीसिएशन कितना आएगा यहां पर? 50,000 का कितना परसेंट? 12%। कितने महीनों के लिए? तो यह आ जाएगा 45,500। यहां कोई डिफरेंस है क्या भाई? अब किसके ऊपर लगाऊं डेप्रिसिएशन? $45,500 इंटू 12%, 5460। क्या भाई? WDV है ना, तो यह आ जाएगा 40040। WDV 1/4/2024, 31/3/2025 डेप्रीसिएशन 40040 इंटू कितना परसेंट? 4804.8 आ रहा है, तो 4805 ले रहा हूं राउंड फिगर में। पॉइंट को अपन इग्नोर कर रहे। हाँ चलेगा, दौड़ेगा। ये आ रहा था 480.4.8 आ रहा था, तो मैं इसको राउंड फिगर में क्या लिया हूं? 4805 ले लिया हूं। ठीक है? कल से कंबल, ब्लैंकेट वैंकेट सब लेके आ जाना आप लोग, है कि नहीं? $40040 माइनस 4805, ये कितना आएगा? 35235। ये आ गया WDV 1/4/2025 की। यहां पर कोई किसी को डाउट? अगर ये दो एग्जाम्पल आपको क्लियर है तो मैं अब आप लोगों को नेक्स्ट एग्जाम्पल में सेल ऑफ एसेट सिखाऊंगा, एसेट को बेचना। हाँ, आज की क्लास में, हाँ अभी टाइम ही कितना हुआ है, सेल ऑफ एसेट सिखाऊंगा आप लोगों को। चलो ठीक है, सुनो मेरी बात। मैं ये PDF आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, तो आप लोग कल की क्लास में आने के पहले इसको नोट कर लेना। कल की क्लास का हमारा टारगेट है सेल ऑफ एसेट का कैलकुलेशन सीखेंगे। तो कल मैं क्या कराने वाला हूं सुन लो। सेल ऑफ एसेट, एसेट को बेचते हैं। तो एसेट को जब बेचते हैं ना, तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है? ऐसा नहीं है, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो हमको एसेट की बेचने की भी कैलकुलेशन समझनी है, और उसमें बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसका भी अपने को समझना है।
तो ये देखेंगे अपन नेक्स्ट एपिसोड में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग ये वीडियो को देख रहे हो तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कर देना, ताकि उन लोग तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। चलो क्लास ओवर, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।